वैक्सीवीज। तो हमारे दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, एक होता है PCV13 जो हम NIS के अंदर कह नहीं रहे, हम इसको ऐड करेंगे तो इसको हम 6 and 14 पे देंगे। एंड एक होता है PPV23, अगर कोई एडल्ट होता है ना तो उसके अंदर भी हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। PCV में C आ रहा है, C फॉर कॉन्जुगेट होता है, जबकि PPV में C आ ही नहीं रहा, तो ये प्योरली पॉलीसैकेराइड ही होता है बस। ठीक है, दोनों पॉलीसैकेराइड है बट प्योरली हो गया हमारा 23 वाला। ठीक है, उसके बाद T सेल रिस्पॉन्स हमारा कौन सा देगा। हम देखो छोटे बच्चों में मेमोरीज की बात करते हैं, जितने भी हम वैक्सीन देते हैं ना उनकी अक्सर मेमोरी होती है, हम बूस्टर डोज देते हैं, तो वही हमारा PCV13 के अंदर चलता है, जबकि PPV23 में कोई मेमोरी वगैरह नहीं है, तो बार बार बूस्टर देके कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद IM होगा, वो सबक्यूटेनियस हो गया, थोड़ा एडवांस हो गया ना, अभी नया है 23। एंड एडल्ट एंड हाई रिस्क में देंगे, जबकि चाइल्ड के अंदर सिर्फ हम PCV13 दे सकते हैं। अब वापस से रिपीट करते हैं, C को ध्यान देना है, प्योर पॉलीसैकेराइड, पहली बात खत्म। T सेल रिस्पॉन्स PCV हम 2 बार देते हैं ना, 6 and 10 मतलब मेमोरी है, T सेल रिस्पॉन्स आएगा। IM देंगे सिर्फ, हमने कभी सबक्यूटेनियस में बात ही नहीं करी इसकी, परंतु मज़ा ही आ जाता। और फिर चाइल्ड के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, और 2 वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 8 वीक्स का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेबेशियस सिस्ट। देखो सीबम ग्लैंड क्या होती है हमारी होती है एपोक्राइन वाली, और पार्ट ऑफ इट इज़ गोइंग अवे, तो इट इज़ गिविंग द कलर। तो मैंने ये ऐसे लर्न किया, तो जैसे कि हमारा कान के अंदर सिरोमेनस वैक्स हो गई, हमारा मेमोरी ग्लैंड हो गया, और ये सेबेशियस हो गया सीबम, ये सारे के सारे कलरफुल होते हैं, तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन। ठीक है, अब उसके बाद आएगा हमारा आगे, हाँ हमें क्या करना है, ये पेजेड पॉजिटिव हो सकता है बट ट्रांस इल्यूमिनेशन, देखो इसके अंदर कलर है ना फ्लूइड के अंदर, तो क्यों होगा ट्रांस इल्यूमिनेशन। एंड इसमें ना एक पंक्टम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ पंक्टम नहीं दिया रखा है तो हम कंप्लेंट नहीं कर सकते। उसके बाद इंसिजन एंड ड्रेनेज करो। ठीक है, उसके अगर इन्फेक्शन है, मेनली हमें एक्साइज ही करना है इसको, लेकिन अगर कुछ इन्फेक्शियस हो गया है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करोगे, फिर उसके बाद पूरा ही निकाल दोगे। फिर डर्मोइड सिस्ट के अंदर क्या होता है, हेयर वगैरह होता है, वो हमारा होता है ना ओवरी के अंदर, उससे याद रखना कि हेयर सेबेशियस मटेरियल सब कुछ का मिक्स होता है इसके अंदर। और फिर आता है हमारा ये रिंग्स, हमारे ना प्रेगनेंसी के अंदर ना कंस्ट्रिक्शन रिंग बनती है या फिर रिट्रैक्शन रिंग बनती है। जो रिट्रैक्शन वाली रिंग होगी ना वो बैंडल्स रिंग बोलते हैं। बैंडल्स रिंग ने क्या किया, हमारी लेबर को बैन कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, वो क्या करती है, वो नीचे से बनती है फिर ऊपर ऊपर जाती रहती है। मतलब क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ पुश होना चाहिए तो बच्चा जल्दी निकलेगा, बट ये उल्टा चल रही है, एंड इसलिए तुम पर एब्डोमिनली इसको मेजर कर सकते हो, मतलब फील कर सकते हो। जबकि हमारी जो कंस्ट्रिक्शन रिंग होती है वो कंस्ट्रिक्ट हुआ स्क्रेडोडकर रिंग इसी को बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल है, ऑक्सीटोसिन ज़्यादा दे दिया उसके कारण होगी, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर मिलती है, जंक्शन पे होती है, दोनों ही जंक्शन पे प्रोड्यूस होंगी, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट के, लेकिन वो ऊपर की तरफ जाएगी, ये वाली हमारी वहीं पे रहेगी, एंड हम पर वेजाइनली उसको फील कर सकते हैं, जो नीचे की तरफ है ना ऊपर की तरफ जा नहीं रही है। ऐसे लर्न करेंगे बस। मेनली जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं ना हम कि रिट्रैक्शन कौन सी होती है, कंस्ट्रक्शन कौन सी होती है। तो कंस्ट्रिक्शन होना इज़ नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल हो सकता है ओवर यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन वगैरह से, ऐसे याद रखना कि वो स्किल रॉड कर हो जाएगी। बैंडल में तो आपको समझ आ जाएगा, बस उसका याद रखना कि रिट्रैक्शन इज़ बैंडल, तो आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। रिट्रैक्शन इज बैंडल। फिर आता है हमारा एक्रोसोमल। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या होता है, हमारी कैपेसिटेशन होती है सबसे पहले। तो पहली बात तो हम कैपेसिटेशन कहाँ पर करते हैं, एपिडिडाइमिस में शुरू होती है, डिस्टल एपिडिडाइमिस में। मोटिलिटी, हाइपर मोटिलिटी कहते हैं इसको। हाइपर मोटिलिटी के बाद क्या होगा, वो आगे आएगी, फिर फीमेल ट्रैक के अंदर आने के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन कर देगी जब वो फ्यूज़ होने वाली होगी। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या होगा, वो अंदर घुस गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद पोलीस्पर्मी को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोर्टिकल रिएक्शन, पहले हम कोर्टिकल रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद जोनल रिएक्शन होती है, लास्ट वाला होता है जोनल रिएक्शन। ठीक है, तो कोर्टिकल रिएक्शन फिर उसके बाद जोनल रिएक्शन, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट थी। एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर फ्यूजन, फिर कोर्टिकल रिएक्शन, लास्ट में जाकर जोनल रिएक्शन। पोलीस्पर्मी को हटाना इज आवर एम, क्योंकि अगर पोलीस्पर्मी हुई तो हमारा क्या होगा, मोलर प्रेगनेंसी। तो पार्शियल मोल में हमारा XXY बनता है, याद हो तो, एंड फिर कंप्लीट मोल के अंदर हमारा क्या बनता है, XY। लेकिन जो XY या XX जो भी बनता है, हमारे फीटल सेल्स होते हैं पार्शियल के अंदर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले के अंदर, अच्छा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस अगर मैं पूछूं तो वो कंप्लीट के अंदर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर अंडर द ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम हमेशा लर्न करते हैं वाटर अंडर द ब्रिज, बट हम ये नहीं लर्न करते कि वाटर ओवर द ब्रिज भी तो था उससे पहले, अगर अंडर आया है तो। हमारी जो यूरेटर होती है ना, सबसे पहले वो इलियाक्स जो होती है उसके पीछे की तरफ होती हैं, उसके बाद जाके हमारी वो पीछे चली जाती है, वाटर अंडर द ब्रिज हो जाता है ना, तो उसके ऊपर कौन आएगी, हमारे वास डिफरेंस या फिर यूट्राइन आर्टरी। ठीक है, यूरेटर के रिस्पेक्ट में।
फिर आएगा नेक्स्ट में हमारे ना 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे लीवर के अंदर ना हिमेंजियोमा हो सकता है, या फिर हमारा फोकल एंड नोडुलर हाइपरप्लेजिया, HCC एंड एडिनोमा। देख एडिनोमा क्या है, एडिनोमा ना कहीं पे भी होता है, जैसे ब्रेन के अंदर भी हो गया वो बना, तो वो क्या करेगा, CT MRI USG इन सब पे ना वो एक वाइट इन्हेंसमेंट दिखाता है, बस बात खत्म, ओनली इन्हेंसमेंट इज शोन। हिमेंजियोमा में क्या होता है, हमारे जो सेंट्रीपीटल नोडुलर बन जाते हैं, आर्टीरियल इन्हेंसमेंट होती रहती है। तो एक रिंग इमेजिन करो और उसके ना वो कर दो इमेजिन, जैसे हिस्टोप्लाज्मा को बडिंग नहीं दिखाते हैं हम हिस्टोप्लाज्मोसिस में, वैसा ही बनता है। अगर आपको ऐसे मतलब वो बाहर की तरफ बनता है, अंदर की तरफ ना तुम्हें एक रिंग के अंदर छोटे छोटे डॉट्स इमेजिन करो, वही होता है हमारा हिमेंजियोमा। ठीक है, इन्हांसमेंट्स मिलेंगी। और फोकल नोडुलर में सबको याद होता है कि स्कार बनेगा, सही बात है, लेकिन वो क्यों बनता है स्कार बनता है बिकॉज ऑफ द कफर सेल्स। कफर सेल्स हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं लीवर के। तो हिपैटोसाइट देखो नॉर्मली कोई स्कार नहीं है, कफर सेल्स आया मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उसके कारण हमारा वो स्कार बनाएगा। फिर आता है HCC के अंदर आएगा आर्टीरियल इन्हांसमेंट। देखो HCC के अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक इन्हांसमेंट होगा आर्टीरियल फेज में, वीनस फेज के अंदर हो जाएगा वो वॉश आउट। ठीक है, ये दो चीज़ होगी, तो हमें इनको ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है। हिमेंजियोमा के अंदर आपको एक वो हिस्टोप्लाज्मा का डायग्राम रिवर्स में याद रखना है। फिर फोकल नोडुल में हमारा स्कार बनता है बिकॉज ऑफ कफर सेल। HCC के अंदर हमारा आर्टीरियल इन्हांसमेंट है एंड वीनस वॉशआउट। एडिनोमा में ओनली इन्हांसमेंट। फिर आता है हमारा ट्रिपेनोसोमा। देखो ट्रिपेनोसोमा के पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन वाला जो होता है ना यही है। तो CSF अगर हमारा एबनॉर्मल है तो आपको याद होगे एक दवाई दोगे जिसके अंदर मेला वर्ड आएगा, या फिर मेला सोप करके होता है, एंड एक होता है एफ्लोर। तो मैंने कैसे लर्न किया कि आपका CSF में दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तभी तो आप मेले में जाके भटके हुए मिलोगे, या फिर तुम फ्लोर पे पड़े हुए मिलोगे। ठीक है, तो फ्लोर एंड मेला ऐसे लर्न करना है। एंड नॉर्मल CSF है मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो आप सुर में गाना गाओगे, सुर माइन। आपको ये तो याद रहता है कि कौन सी है, लेकिन कौन सी यूज़ करनी है कब करनी है ये इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो इसके लिए ट्रिक है, मेला, ई फ्लोर, सुरामाइन, ध्यान से पढ़ना उस ड्रग को। फिर आता है पिट्यूटरी के अंदर हमारे क्या है, एसिडोफिल्स है। एसिडोफिल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, देखो एक होता है एसिडोफिल्स, एक होता है बेसोफिल्स। मेनली हमारे बेसोफिल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमें एसिडोफिल्स वाला ही याद रखना है। तो ग्रोथ हार्मोन एंड PRL, ग्रोथ हार्मोन और PRL तो साथ में ही जाता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन एसिडोफिल से रिलेटेड होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन एंड PRL। प्रोलेक्टिन ये याद रखना, प्रोलेक्टिन लैक्टिक एसिड, इससे भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मॉस्किटोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक होता है एडिस एजिप्टी, फिर आएगा हमारा एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स मैंसोनिया। एडीज इजिप्टी में क्या होता है कि हमारा डे टाइम सारे के सारे रात को काटे, बट डेंगू वाला जो है ना, ये सिर्फ डेंगू नहीं करता, ये येलो फीवर भी करता है, जापानीज एनकेफेलाइटिस भी करता है, सब करता है। तो ये वाला हमें कब काटेगा, ये हमें दिन में काटेगा। तो डेंगू आप ऐसे इमेजिन करो, किसी को अगर डेंगू हुआ है तो उसको सुबह सुबह मच्छर काटता है। ठीक है, और ये टाइगर मॉस्किटो होता है, इसका ब्रीडिंग साइट क्या होता है, क्लीन वाटर लेकिन आर्टिफिशियली कलेक्टेड। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा साफ सुथरा तो होता है बट इतना भी नहीं। तो आपको तभी तो ये सारे जो बनते हैं ना स्कीम्स वगैरह, वो आके बोलते हैं ना कोई भी पानी घर में इकट्ठा मत होने दो, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पानी जो हम इकट्ठा करते हैं और जैसे खुली कैप के साथ आपने वो कर लिया, वाटर बॉटल खुली छोड़ दी काफ़ी दिनों तक, उसमें भी हमारा एडिस इजिप्टी आ सकता है। इसलिए बोलते हैं कि आप कोई भी मतलब कोई कलेक्ट मत करो कंटेन के अंदर, कंटेन तुरंत खाली करो। फिर ये सबसे कम शॉर्ट फ्लाइट, अगर किसी को डेंगू का मच्छर काटा है तो इसका मतलब तुम्हारे ही घर के अंदर आसपास में मच्छर है, अगर तुम कहीं बाहर नहीं जाते, बिकॉज इसकी जो फ्लाइट रेंज है ना वो सिर्फ 100 से 200 मीटर है। तो यहीं के यहीं आपके घर में ही कोई कलेक्ट हुआ वाटर, उसमें हुआ वो एडिस और आपको काट गया। ठीक है, इसलिए आप ही को ध्यान देना पड़ेगा, ये कम्युनिटी का लेवल का नहीं है बीमारी। जब और फिर आता है एनोफिलीज जो होती है A फॉर एंगल। ये ना बड़ा स्टाइल वाला मच्छर है, ये क्या करता है, ये एंगल पे बैठ के काटता है, वो होता है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद है शायद। तो ये ना क्लीन होता है, एकदम साफ़ सुथरा मच्छर, एक ही अंडा पैदा करेगा बस, बोट शेप का करेगा, बहुत नखरे हैं इसके। और इसके पास कोई साइफन ट्यूब भी नहीं होती है, कहता मैं स्ट्रो से भी पानी नहीं पीऊँगा क्योंकि वो हाइजीनिक नहीं होगी, और क्लीन नेचुरल वाटर के अंदर आता है, ये बहुत ही मलेरिया वाला मच्छर ऐसा ही होता है। फिर आता है क्यूलेक्स तो भाई गधा है, वो डर्टी पोल्यूटेड वाटर के अंदर आता है, और पता है एग्स भी ना ये पैदा करता है बहुत सारे, और वो भी राफ्ट की शेप में, तो पूरी ये बोट बना के बैठा है अपनी अलग लेवल की। और क्यूलेक्स वाला मच्छर ने इतनी दूर दूर तक जा सकता है, मतलब अलग ही लेवल है ये। मैंसोनिया जो होता है हमारा
एक्वेटिक वेजिटेशन के अंदर होगा एंड लार्वा अटैच टू द एक्वेटिक प्लांट्स। तो मैंने ऐसे लर्न किया था इसको, पिस्ता मलाई, पिस्टिया प्लांट्स के उसमें रहता है। ये भी हमारा एग्स, बहुत सारे एग्स आदि इकट्ठा प्रोड्यूस करेगा, स्टार शेप का बनाएगा, और बुर्जेरिया मलाई वाला करता है ये, ठीक है। और एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं। एडीज़ वाला डे टाइम हो गया, बाकी सब कुछ हमारे रात को। एडीज़ में डी आ रहा है तो डे टाइम बाइटर हो गया। स्टेगनेंट वाटर जो क्लीन होते हैं उसके अंदर करेगा, आर्टिफिशियल कलेक्टेड बोल सकते हैं, एंड शॉर्ट मीटर होगा। एनोफिलीज एंगल पे हो गया, और साइफन ट्यूब इसके पास होती नहीं है, ठीक है। बाकी सबके पास साइफन ट्यूब है, तो मैंने वही फीचर्स देखे हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं। इसके पास एनोफिलीज के पास कोई साइफन ट्यूब नहीं है, क्योंकि इसके जो वो होते हैं ना, एग्स होते हैं, एक तो एक ही एग प्रोड्यूस करता है बोट शेप की, तो ऊपर की तरफ तैर के आ जाता है, ऐसा याद कर सकते हैं। नेचुरल वाटर के अंदर आ गया, क्यूलेक्स के अंदर डर्टी वाटर आ गया, एंड मैनसोनिया के अंदर आ जाएगा हमारा एक्वेटिक वेजिटेशन, ठीक है। और आएगा, चल नेक्स्ट पे चलते हैं। तो डेंगी जो होता है ना हमारा, वो हाइपोनेट्रीमिया करता है, करेक्टरिस्टिक है। हाइपो देखो, एक तो हाइपोग्लाइसीमिया कौन करता है हमारा, प्लाज्मोडियम फाल्सिपरम। एक हाइपोनेट्रीमिया हमें डेंगी का याद रखना है। इसलिए हम जो भी वाटर वगैरह इनटेक करवाते हैं ना, थोड़ा हमें ध्यान से देना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो हाइपोनेट्रीमिया कर रहा है। टोनी के टेस्ट हम जो टूनी के टेस्ट करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम क्या सोचते हैं कि वो प्लेटलेट काउंट के लिए होते हैं। नहीं, प्लेटलेट काउंट के लिए नहीं होता, वो फ्रेजिलिटी बताता है हमारे कैपिलरी की। तो आप मतलब आपको अगर प्लेटलेट काउंट जानना है, यू हैव टू डू द इन्वेजिव टेस्ट। बस ऊपर से आपको कैपिलरी की फ्रेजिलिटी पता चल जाएगी, मतलब प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है कितना, ये सब नहीं पता चलेगा हमें, ठीक है। डिस्चार्ज करो पेशेंट को कब, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। तो रिटर्न ऑफ एपेटाइट हो जाए तब, यूरिन आउटपुट वापस आ जाए, मतलब फ्लूइड ठीक है, कोई फीवर पूरे एक दिन के लिए ना हो, प्लेटलेट मोर देन 50,000, 2 to 3 days पोस्ट रिकवरी, ठीक है। वापस बोलेंगे, रिटर्न ऑफ हेपेटाइट मतलब वो खाना पीना खाने लग गया, इंप्रूवमेंट दिख रही है, ठीक है। इन यूरिन आउटपुट जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया, कोई भी फीवर नहीं है एक दिन तक, प्लेटलेट मोर देन 50K है, 2 to 3 days पोस्ट रिकवरी, ठीक है। 2 to 3 days पोस्ट रिकवरी, क्या, रिकवरी ऑफ शॉक, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ना वो थे वार्निंग साइंस वगैरह। तो अगर आपको लगे कि प्रोबेबल डेंगी में क्या होता है, जैसे हम प्रोबेबल वो नहीं करते हैं प्रेगनेंसी, वैसे ही वाला सीन है कि टॉनी की टेस्ट है, फीवर है, रेट्रोबाइटल पेन है, यू कैन नॉट श्योरली से कि हाँ ये है, बट यू हैव टू गो फॉर सम इन्वेजिव फाइंडिंग्स, तो हम बताएंगे कि हाँ डेंगी है। फिर आता है हमारा वार्निंग साइंस, और फिर एक होता है सीवियर वाला। सीवियर वाले में डेंगी शॉक सिंड्रोम तो आप समझ ही लेंगे, ALT AST वगैरह भी चला जाएगा। वार्निंग साइंस के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होना, और हमारा एब्डोमिनल पेन हो गया, और लीवर हिपैटोमेगैली होना, मोर देन 2 सेंटीमीटर इज़ द कट ऑफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे, प्लेटलेट का कम हो जाना रैपिडली, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आएगा किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में हमारे कैसे करते हैं हम, हेटेरोट्रोपिक करते हैं। हेटेरोट्रोपिक का मतलब जहाँ से आपने किडनी उठाई वहाँ पर नहीं लगा रहे। जैसे कि आपने एक बंदे से लेफ्ट किडनी ली, लेफ्ट किडनी लेके आप हर एक जो जिसको हमें देनी है ना किडनी, राइट इलियाक फोसा के अंदर ही डालते हैं। उसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं, उसके अवेलेबिलिटी, वहाँ पर बहुत सारी वेसल्स होती हैं, एंड मतलब वो सही रहते हैं। तो आपको याद रखना है, चाहे केडावरी को चाहे लिविंग पर्सन की आप ले रहे हो, डोनेटेड पर्सन के अंदर हमें कहाँ करनी है, RIF के अंदर। ये आसान हो गया। अब हमें उसके आर्टरी एंड वेन्स को ना अटैच करना होता है। तो आपकी जो वेन है ना वो तो बहुत आसान है, वेन हमें करनी है एक्सटर्नल इलियाक से अटैच, ठीक है। आप देखो, याद रखना पहली बात तो, इंटरनल इलियाक कहाँ आएगी हमारी, डीप इन द पेल्विस, उससे ऊपर जो होती है ना एक्सटर्नल इलियाक होती है। इसलिए ट्रायंगल ऑफ डूम के अंदर ना एक क्वेश्चन देखा था मैंने, ट्रायंगल ऑफ डूम एंड पेन याद रह जाता है थोड़ा थोड़ा, कल की वीडियो में रिवाइज भी करा दूंगी, बट एक्सटर्नल इज द पार्ट ऑफ इट, एक्सटर्नल वेसल इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ऑफ डूम, ठीक है। तो ऐसे एक्सटर्नल इलियाक वहाँ राइट इलियाक फोसा में डाल रहे हो ना अब, तो वहाँ पर तो होगी, तो एक्सटर्नल इलियाक वेन के साथ हमने उसका अटैचमेंट करा दिया। आर्टरी के अंदर हमने इंटरनल को वी विल प्रेफर इन केस ऑफ लाइव डोनर, एंड कैडावरिक में तो सेम ही रहता है कि एक्सटर्नल। तो कैडावरिक में आपको याद रखना इस एक्सटर्नल वेसल्स के साथ अटैच कर दी, ठीक है, दूर की दूर में काम चल गया। अगर क्योंकि उसके पास ना एक वो होता है, एक ग्राफ्ट होता है, उस पीस का नाम भूल रही हूँ मैं, बट वो ग्राफ्ट होता है, उसके कारण वो एक्सटर्नल में हम प्रेफर करते हैं। बट हमारा जो लाइव डोनर है उसके अंदर हम इंटरनल के अंदर अटैच करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ दैट पैच। आगे चलते हैं। इनहैंस रिकवरी में हम क्या करेंगे, आपको इमेजिन करना है, आपको जल्दी से उस पेशेंट को निकालना है। तो आपको बस ऐसे ही सोच के, तो हम करते नहीं थे इंटर्नशिप में, हम देखते थे पीजीज लोग करते थे कि अच्छा इस पेशेंट को जल्दी से निकालते हैं, थोड़ी ड्यूटी कम हो जाएगी, हमारा काम कम हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है, आपको सोचना है। प्री ओप में आप क्या करोगे, एक नया कंसेप्ट आता है कार्बोहाइड्रेट्स प्री लोडिंग का।
6+2 रूल का मतलब क्या है, 6 घंटे पहले सॉलिड फूड, 4 फॉर द लिक्विड होता है हमारा, सेमी सॉलिड होता है ना जो 4 घंटे तक बोलते हैं, 2 घंटा होता है हमारा फॉर क्लियर फ्लूइड्स, ठीक है। इतने में आप उसको बोलो कि भाई तू खाना नहीं खाएगा या लिक्विड ये अब तक पिएगा तो तू जल्दी ठीक हो जाएगा, तो वो करेगा क्योंकि उसके पैसे बचेंगे, ठीक है। और मैकेनिकल बाउल प्रेप से हम एक्चुअली बचते हैं, अब क्योंकि अगर हमने किसी को खाने के साथ किया तो उसको उल्टी हो जाएगी और एस्पिरेशन हो सकता है और वो ऑन टेबल मर भी सकता है बाद में पोस्ट रिकवरी फेज पे, तो इसलिए हम इसको मैकेनिकल बाउल प्रेप नहीं करेंगे, उसको काउंसिल कर देंगे। फिर इंट्रा ऑपरेटिव हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हो सकता है जनरल एनेस्थीसिया से बचो, रीजनल में काम चल रहा है रीजनल लगाओ, एपिड्यूरल में काम चल रहा है एपिड्यूरल में ख़त्म करो, स्पाइनल से हटो, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक बेटर रहता है, ओपन से जल्दी रिकवर होगा, यूवेलेमिक स्टेट बनाओ, ठीक है। और नोज़ या वोमिटिंग ड्रग्स पहले ही दे दो, तुम्हें पता है मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है पेशेंट का लंबा एडमिट होने का, नोज़ या वोमिटिंग, हमें पहले ही पता है तो हम पहले ही दे देंगे, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव हम क्या करेंगे, अर्ली ओरल फीड शुरू कर देंगे, उसके सारे कैथेटर वैथेटर हटा देंगे, अर्ली मोबिलाइजेशन कर देंगे। अर्ली मोबिलाइजेशन पे भी हमें क्या है, डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, वो बढ़िया बात है। लेकिन अगर पेशेंट को ज़रूरत लगती है तो दो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम देंगे ही नहीं, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर का यूज़ करना आफ्टर मेजर सर्जरी हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ गुड थिंग, ठीक है, तो हम ये भी कर देंगे। फिर आता है हमारा कीथ वैगनर। कीथ वैगनर होती है हमारी हाइपरटेंशन के लिए, ग्रेड 1 2 3 4 होता है। फोर्थ वाला तो पेप्टिडीमा हो गया, पहले वाले के अंदर हमारी क्या होता है, एवी नैरोइंग हो जाती है जिसके कारण हमारे सिल्वर शेप की आर्टरी वेसल्स बन जाती हैं। फिर सेकंड वाले के अंदर आएंगे हमारे इंटरेस्टिंग वाले साइन, तो क्या होता है, एक होता है एस साइन, बोनेट साइन, सल्लू साइन, बोनेट साइन, गन साइन, ठीक है। तो लोग ने इसको ट्रिक से लर्न करते हैं, ट्रिक कुछ नहीं मतलब ऐसे लर्न कर लोगे आपकी कौन कौन से साइन होते हैं, बट ये कन्फ्यूजन होते हैं फिर इसमें होता क्या है, हमें सिंपल इसको घूरना है, ठीक है। कैसे करेंगे, एस फॉर सल्लू, एस को देखो, एस का मतलब क्या है, कोई एक वेसल जा रही थी और वो लास्ट में डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। बी फॉर बैंकिंग, तो लास्ट में हमारी जो एवी क्रॉसिंग के बाद है ना बैंक, वो क्या हुआ कि वो कंस्ट्रक्शन होगी आगे वाले की, तो पीछे वाला फूल गया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पानी वो ब्लड इकट्ठा हो गया। गन वाले के अंदर क्या होगा, टैपरिंग हो जाएगी एवी उस क्रॉसिंग से पहले ही। फिर आता है हमारा थर्ड वाले के अंदर क्या होगा, जो हमारे उसमें भी मिलता है, क्या कहते हैं, डायबिटीज़ वाले के अंदर भी माइक्रो एन्यूरिज्म बन जाएंगे, ठीक है। और हार्ड एक्सुडेट्स हो जाएंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स मिल जाएंगे, तो ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती है, दोनों में मिलेगी। तो इसकी ट्रिक होती है मीनल एंड होपल, ठीक है। होप हमारा कब करता है बच्चा, 4 साल का जब होता है तब, ठीक है। एक तो ये रिवाइज हो गया अपना, स्किप कब करता है, 5 ईयर्स में। मीनल मतलब इंटरनल न्यूक्लियर लेयर, ओ आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर होपल हो गया। हार्ड एक्सुडेट्स क्या होते हैं, हमारे लिपिड होते हैं, और कॉटन वूल स्पॉट्स भी मिल जाएगा। पेप्टिडीमा ये हो गया आसान। और थर्ड के अंदर हमारा वो भी बोल सकते हैं कॉपर वायरिंग अपीयरेंस दिखती है। तो क्या है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ थर्ड में क्या मिलता है, तो ये सब मिलेगा अलॉन्ग विथ सेकेंड, ठीक है, बस ऐड ऑन होता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में है स्टेटस एप्लीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो हमें क्या लर्न करना है कि पहले बेंजोडाइजेपिन देंगे, बेंजोडाइजेपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बंदा सो जाए, गाबा पे काम करे एंड वो सो जाए। और लेकिन अगर वो काम नहीं करा तो हम क्या करेंगे, फोस्फेनिटोइन देंगे, फोस्फेनिटोइन देंगे। फिर उसके बाद हमें कौन सी देनी है, वैल्प्रोइट, ठीक है। फिर लाइवेटेरिस्टाइन, फिर हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, हम एनेस्थेटिक्स ही दे देंगे सीधा उसको। तो बेंजोडाइजेपिन याद रखना है, फोस्फेनिटोइन याद रखना है, वैल्प्रोइट याद रखना है, ठीक है। BFVL कैसे भी करके लर्न करो। देखो बेंजोडाइजेपिन, फोस्फेनिटोइन याद रहता है, फिर उसके बाद वेल नहीं हुआ तो वेल्प्रोइट। वेल्प्रोइट तो वैसे भी हमारा हर जगह पे देते हैं ना हम एपिलेप्सी वगैरह में, तो इसमें भी देख लेंगे। फिर आता है हमारा इमाको रेजिम, इमाको रेजिम में इटोपासाइड, कोरियोकार्सिनोमा के लिए देते हैं मेथोट्रेक्सेट। A4 में कन्फ्यूज होता है एक्टिनोमाइसिन, ठीक है। तो एक्टिनोमाइसिन को कैसे लर्न करें, एक्टिंग से, ठीक है, और कोई माइसिन नहीं आएगा। एंड फिर इसको डेक्टोमाइसिन भी हो सकता है। साइक्लोफोस्फामाइड हो गया। लास्ट वाला होता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन में कन्फ्यूजन होती है, तो विनक्रिस्टिन, इसमें C आ रहा है ना, तो विनक्रिस्टिन देते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आता है नोज टू ईयर। हाँ, हमें अगर राइल ट्यूब को मेजर करना है, हम क्या करते हैं, टिप ऑफ द नोज से लेके ईयर लोब्यूल लेके फिर जिफिस्टर्नम तक करते हैं। और अगर तुम्हें किसी को सेंट्रल वेन देनी है तो इंटरनल जुगुलर वेन को हम प्रेफर करेंगे। बट इफ़ यू हैव टू गिव टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थ्रू इट, देन यू विल प्रेफर द सबक्लेवियन वेन, एंड उसका टिप कहाँ पे होता है, जस्ट अबव द राइट एट्रियम इन द SVC, ठीक है, नॉट इन द राइट एट्रियम, बिकॉज अदरवाइज इट विल कॉज द एट्रियल एरिथेमा, ठीक है। और वेट गेन कराएगा, जिंक को भी कम करा देता है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेट गेन के साथ ये जिंक को कम करा देगा। फिर आता है रीफीडिंग एंड कोलेस्टेसिस।
हाइपरग्लाइसीमिया भी करा देगा। ओवर फीडिंग करके भी कोई चीज़ होती है, पता है, तुम पेरेंटल न्यूट्रिशन में सोचते हो बेचारे ने कुछ नहीं खाया, बेचारे ने, तुम ज़्यादा खिला देते हो उसको। एंड स्टार्टिंग में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, अगर हम पेरेंटल पे शिफ्ट कर रहे होते हैं। अर्ली डंपिंग, लेट डंपिंग हमने रिवाइज किया था ना। अर्ली डंपिंग होता है स्टार्टिंग के अंदर, वो तो ओरल फीड्स देते हैं वैसे तब होता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तो हमारा बेडियाट्रिक सर्जरी के अंदर हमने कर दिया, तो अब 30 मिनट के अंदर क्या होगा, ओस्मोटिक डायरिया। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 से 3 घंटे के बाद हमारा हाइपर हो जाएगा इंसुलिन, तो हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया के फीचर्स आ जाएंगे 2 से 3 दिन के बाद। चाहे आप स्टारवेशन पेशेंट को दे रहे हो, चाहे आप सैम को दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, हमें ना थोड़ा ध्यान देना होता है कि हम क्या खिलाएं उसको, क्योंकि वो रीफीडिंग सिंड्रोम कर देगा और सारे के सारे हमारे मार्कर्स कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। फोस्फेट इज़ मेन वन, ठीक है, उसके अंदर से। एंड सबक्लिविन वेन में हम कैसे देते हैं खाना, खाने के अंदर हम फॉलो करते हैं रूल 20-30-50 कार्बोहाइड्रेट हो गए, 20 प्रोटीन हो गया, एंड बीच में 30 फैट्स हो गए, ठीक है। दिस यू विल गेस, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट गेन हो सकता है, लो जिंक हो सकता है, रीफीडिंग, कोलेस्टेसिस हो सकता है अगर तुमने मेंटेन नहीं करा। टीपीएन वैसे होता ही है कोलेस्टेसिस, बिकॉज यूर, देखो क्या है, हमारी जीआईटी यूज़ ही नहीं हो रही ना, इसलिए हमारा गोल ब्लैडर का सारा मिक्स हो गया, मतलब वहीं पे रह गया, और वो रिलीज़ नहीं होगा तो कोलेस्टेसिस करा देगा। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है, ओके। जिंक याद रखना। एक होता है हमारा हार्टमैन या फिर रिंगर लैक्टेट, उसको पहचाने कैसे, देखो उसका नाम पढ़ो, रिंगर लैक्टेट। लैक्टेट मतलब लैक्टिक एसिड होगा, सिर्फ उसके अंदर लैक्टिक एसिड मिलता है। और हार्टमैन हो गया ये, इसको ना जान के हार्टमैन देते हैं, इसका अदर नेम है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड कितना होगा, मैंने तो ऐसे लर्न किया कि Cl है ना, L का 111 कर दो बस खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आएगा हमारे हाँ, शॉक की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। देखो लेस देन 15, 15 to 30, 30 to 45, मोर देन 45, ऐसे करके क्लासिफिकेशन होगी। 500 बढ़ाते रहो, वो भी यू विल गेस, ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ फीचर देंगे। मेरे को नहीं लगता ऐसे पूछेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ सिर्फ, बाकी पता नहीं, ठीक है। क्लास 1 के अंदर कुछ नहीं होगा। क्लास 2 को एंग्जाइटी जैसे समझो, मतलब टैकीकार्डिया हो गया। बीपी को कुछ नहीं होगा, बस टैकीकार्डिया होगा। क्लास 3 के अंदर क्या हुआ, बीपी भी कम, यूरिन आउटपुट भी कम, वो शॉक मतलब ज़्यादा ही हो गया। और लास्ट वाले में तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो ऐसे याद रखना है, नॉर्मल, एंग्जाइटी, फिर उसके बाद बीपी कम एंड यूरिन आउटपुट भी कम। एंड हम इसके लिए मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स लेकर आए हैं, हार्ट रेट अपॉन मीन आर्टीरियल प्रेशर। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर डेथ की होती है कोएगुलोपैथी। देखो मेरे को जितना समझ आया है अभी तक, जितने भी हम देखते हैं ना कोई भी चीज़, उसमें लास्ट में कॉम्प्लिकेशन डीवीटी के कारण बंदा मर जाता है। जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी का एग्जाम्पल है, स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एनेस्टोमोसिस लीक, कोई बात नहीं, लेकिन डेथ की होती है कोएगुलोपैथी के कारण, ठीक है। फिर आता है हमारा डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 5 फेजेज होते हैं। पहले स्टार्टिंग में स्टेशनरी, आपको ना दिमाग में ये तो याद रहता है कि ऊपर कुछ दे रखे थे, 2 एरो दे रखे थे, फिर वो नीचे जाते रहते हैं, तो सही याद रहता है। तो ऊपर से याद, बस आप ये याद रख लो कि स्टेशनरी है और वो हाई लेवल पे, ऊंचे उस पर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद आएगा अर्ली एक्सपेंडिंग, फिर लेट एक्सपेंडिंग आ जाएगा, फिर उसके बाद वापस से लो स्टेशनरी। लास्ट वाला होता है डिक्लाइनिंग, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बर्थ रेट बिल्कुल नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में क्या होगा, हमारी बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। ये फेज तो होता ही नहीं है कहीं पे, प्राइमोडियल कंडीशन थी ये, तो ये जो स्टार्टिंग में जब धरती बन रही थी शायद तब टाइम का है। फिर उसके बाद आता है हमारा अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में होता है हमारे डेथ रेट फॉल करता है, ठीक है, याद रखना है क्या चीज़ फॉल करती है कि वो एक्सपेंडिंग में हो रहा है। बर्थ रेट तो कॉन्स्टेंट है, मतलब हाई है, डेथ रेट थोड़ी कम हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों के दोनों फॉल करेंगे, उसको बोलते हैं हम लेट एक्सपेंडिंग। फिर हमारा आएगा स्टेशनरी, वो तो समझ आ जाता है, हमारा इंडिया 3rd वाले के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंजाइना। देखो कहीं पे भी उन्होंने MI लिखा, मतलब उसमें पक्का से ट्रोपोनिन मार्कर्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। स्टेमी एंड नॉन स्टेमी समझ आता है, लेकिन नॉन स्टेमी के साथ साथ बाकी और भी जो है, जो एंजाइना हो गया, उन सब में ना ST डिप्रेशन दिख सकता है। बट एक एंजाइना है जिसके अंदर ST एलिवेशन मिलेगा, बट उसके जो ट्रोपोनिन है ना वो नॉर्मल होगा। वो कौन सा होता है, प्रिजमेंटल वाला, ठीक है। प्रिजमेंटल जो होता है वो कोरोनरी स्पैज्म के कारण होता है, ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट आएगा इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ भी चुके हैं। हमारा PFK1 मार्कर होता है, हम सबको पता है, ठीक है। PFK1 ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप है। PFK2 क्या करेगा, उसको बनवाएगा। ये सारी एक टीम है, एक ही थाली के हैं सारे, ठीक है। फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है PFK2 है,
एंड PFK1, ये सारे के सारे हमारे प्रमोट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। तो क्या करेगा, PFK2 ना डायरेक्टली तो जा नहीं सकता PFK1 के पास, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रखी है, तो किसको बीच में लेकर आता है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को, ठीक है। अब मेरे को कन्फ्यूजन कहाँ होती है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉट, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट इनिबिट करता है ना अपने साइकिल को, तो 1,6 बिसफॉस्फेट के पास कम बिसफॉस्फेट है, तो वो क्या ही ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब तुड़वाना और कोई चीज़ बनाना, मतलब यूटिलाइजेशन कराना, कहाँ से करवाएगा, बेचारे के पास पहले ही कम है, लेकिन 2,6 बिसफॉस्फेट के पास ज़्यादा है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस को प्रमोट कर सकता है, वो प्रमोट नहीं करेगा। तो मैंने ऐसे लर्न किया, इसलिए PFK2 बनवाएगा 2,6 को, फिर उसके बाद बनवाएगा PFK1, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे डायबिटीज़ के टाइप्स पूछते हैं, इसमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें ज़्यादा पता भी नहीं होना चाहिए। देखो टाइप 1 के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनेंगी एंड DKA भी हो जाएगा। फिर अदर 1.5 उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ बनेगी, ठीक है, DKA भी कर सकता है, लाडा है ये, लेट ऑनसेट बोलते हैं इसको, डायबिटीज़, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 के अंदर तो ओबीज वगैरह नो, इसमें DKA वगैरह कोई रोल नहीं होता, एंटीबॉडी की भी हम बात नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद आता है मोडी मतलब कि यंग के अंदर टाइप 2 हो रहा है, ठीक है, और ये अर्ली टाइप 2 वही लिखा है मैंने। फिर उसके बाद कीटोसिस प्रोन टाइप 2, कीटोसिस प्रोन टाइप 2 एक अलग टाइप ऑफ टाइप 2 है, कि मतलब टाइप 2 है लेकिन इसमें DKA हो रहा है, तो ये अलग क्लासिफिकेशन बात, लेकिन एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। एंटीबॉडी सिर्फ हमें मिलेंगी टाइप 1 और टाइप 1 के भाई में 1.5 के अंदर, ठीक है, 1 वाले के अंदर ये एंटीबॉडीज़ होती है, क्योंकि उन्हीं के कारण उसमें क्या होता है, पैनक्रियास बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। टाइप 2 के अंदर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, दैट इज़ द मेन थिंग, बट टाइप 2 होने के बाद भी कीटोसिस मिल रहा है, मतलब कि कीटोसिस प्रोन टाइप 2 हो गया, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन अगर आपको पता है ना, तो अपने आप यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे ये OHS भी नहीं पढ़ाया ना, उसके साथ ही पढ़ाना है मेरे को, बट थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एक होता है रैपिड, एक होता है मिक्स और एक होता है लॉन्ग। रैपिड के अंदर लिस्प्रोवेंस एस्पिरेट हो गया, एस्पार्ट हो गया, फिर लॉन्ग वाला डिटरमिनेंट ग्लार्जिन डेग्लुगडेक होता है, ठीक है। मिक्स में क्या है, असल में मिक्स कुछ नहीं होता, ये हम मिक्स कर सकते हैं इसलिए लर्न किया है, वरना रेगुलर इंसुलिन और NPH को यू कैन मिक्स, सारे के सारे ना क्लियर होता है। रेगुलर इंसुलिन तो क्लियर होगा, सिर्फ एक NPH होता है जो कि टर्बिड होता है, एंड NPH को कौन स्टेबल करता है, जिंक, ठीक है। ऐसे ही हमारा डेटरमेर क्यों ज़्यादा इतना लंबा होता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन होता है उसके पास। मैं वापस से रिपीट करूँगी इसको बाद में, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला कट गया है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्या है। देखो एंटीजन, ये पूरा प्रोसेस है कि हमारी कैसे एंटीबॉडीज़ बनती है। तो एंटीजन सबसे पहले आके B सेल रिसेप्टर पे जुड़ता है, जो B सेल होता है ना, उसी के पास एक रिसेप्टर होता है B सेल रिसेप्टर, क्योंकि वो APC बन सकता है, ठीक है। तो एंटीजन आके जुड़ा B सेल पे, फिर उसने क्या किया, B सेल ने उसको अपने अंदर ले लिया। अब उससे पूछा कि भाई तू कौन है, क्यों आया है यहाँ पर, ये सब। फिर उसने बोला कि मैं ये हूँ वो हूँ, फिर हमने क्या करवाया, हमने उसको TH सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। अब TH ने क्या किया, बाइंडिंग करी B सेल से, उसके साथ बैठ के बातें करी, तो 40 and 40L का बॉन्ड बना। उसके बाद क्या हुआ, आइसोटाइप स्विचिंग होती है, फिर हमारा क्या होता है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन एंड एफिनिटी मैच्योरेशन। अब इसको इनमें कंफ्यूज होते हैं, ये अलग से अपने आप में भी एक क्वेश्चन है। तो देखो 40 and 40 लाइगेंड जब मिलता है तो उससे ही आइसोटाइप स्विचिंग होती है। आइसोटाइप स्विचिंग का मतलब क्या है, अपने टाइप के और बनाना। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, IgM एंड IgD बन जाते हैं। अब वो अपने आप को चेंज करेंगे इनटू अदर फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ IL मार्कर। जैसे IL4 रिलीज़ हुआ तो हमारा IgE रिलीज़ होगा। तो ऐसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग टाइप, जो हमारे GMDE होता है ना, ये 5 टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना लिए, इनके अंदर एंटीजन की स्पेसिफिसिटी करानी है, तो दैट थिंग इज़ नोन एज सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, एंड उससे स्पेसिफिसिटी आ जाती है। एंड इस स्पेसिफिसिटी को और कौन बढ़ाता है, हमारा एफिनिटी मैच्योरेशन, मतलब वही स्पेसिफिसिटी को बढ़ाना ही मैच्योरेशन। ये सारा प्रोसेस हमारा मैच्योरेशन वगैरह कहाँ होता है, जर्माइनल सेंटर। अब हमारे जो जर्माइनल सेंटर है ना, वो क्या करेंगे, B सेल को भी प्रोड्यूस करते हैं, T सेल को भी प्रोड्यूस करते हैं, बट B सेल का मैच्योरेशन कहाँ होता है, जर्माइनल सेंटर में, जबकि जो T सेल होता है वो थाइमस में जाके मैच्योर होता है, ठीक है। एक ये बात हो गई, उसको वापस से रिपीट करते हैं। कोई भी एंटीजन आया वो B सेल से मिलेगा सबसे पहले। B सेल ने क्या किया, उसको अंदर लिया और उससे पूछा कि तू क्यों आया है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, T हेल्पर सेल को बोला कि भाई तू बता मैं इसका क्या करूँ। T हेल्पर सेल ने APC के साथ बात करी, उसके बाद बॉन्ड बनाया 40 and 40 लाइगेंड का। अब उन्होंने क्या कराया, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को रिलीज़ कराया, ठीक है। तो B सेल जो स्टार्टिंग में ना वही करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन को, बीच में हमारा जो T हेल्पर सेल होता है उसका रोल होता है। एंड इसको आज फर्दर और आगे पढ़ेंगे कि इसमें भी MHC1 होता है, MHC2 होता है, वो कैसे होता है।
होता है, ठीक है, वापस से रिपीट हो जाएगा हमारा। आइसोटाइप स्विचिंग हो गई, एंड आइसोटाइप स्विचिंग के बाद हमारा सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन भी यही कराता है, एफिनिटी मैच्योरेशन भी यही कराता है। तो ये सारी एक ही टर्म है जो कि 40 एंड 40 लाइगेंड से मिलने के बाद होती है, ठीक है। फिर एक होती है हमारी लैम्प के अंदर ना खुद ही देख लो एट्रियल मिक्सोमा लिखा हुआ है, अगर आपको मिले ना एट्रियल मिक्सोमा अलॉन्ग विथ लेंटिजीन्स, ठीक है, ब्लू नेवस, ये सब सेम होता है इन नेम सिंड्रोम एज वेल, बस लेंटिजीन्स की जगह ना फ्रेकल्स आ जाएंगे, ठीक है। एट्रियल मिक्सोमा से आपको पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है शिन। देखो शिन ना बहुत फेमस हमारी वो है, निमोनिक है। तो ये होता क्या है, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड हमारा ये नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, इन सब के पास एक कैप्सूल होती है। तो कैप्सूल क्या होती है, कैप्सूल एज सच पैथोजेनिसिटी नहीं कराता। कौन कराता है पैथोजेनिसिटी, बाकी सारी चीज़ें, जैसे पिलाई हो गया, हमारा लाइपोलिगीसैकेराइड हो गया, क्योंकि अगर ग्राम नेगेटिव है तो, ठीक है, टिकोइक एसिड इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ये खुद नहीं कराता लेकिन ये हेल्प करता है। तो हमेशा पूछते हैं, पता है ऐसा, मतलब ये कैप्सूल है इसके पास, बट इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ द वायरल, मतलब वायरुलेंस, ठीक है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में, इसलिए जल्दी से इन्फेक्शन कर देगा। वैसे भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द मेन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस एंड ऑल्सो निमोनिया। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट वगैरह दे रखा है, उसके अंदर निमोनिया हो रखा है, तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ एच इन्फ्लुएंजा। तो अगर आप कंफ्यूज भी हो तो इट डजेंट मैटर, अगर ऑप्शन में दिया है उन्होंने पूछा कौन सा वायरुलेंस फैक्टर नहीं है, तो इट विल बी कैप्सूल ऑलवेज, बिकॉज इट इज़ नॉट पैथोजेनिक। और ये दो टाइप का होता है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लर्न करना है, दैट इज आर बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है। तो इसमें ना सेम ही होता है, लेटिक्स टेस्ट करते हैं हम, और रैपिड होता है ये सब चीज़ें। और इसमें ना बस वो याद रखना है कि मोस्ट स्पेसिफिक वाला, एक होता है क्विलिंग, एक होता है मैकफाइडन। कैसे लर्न करें, तो क्विलिंग होता है हमारा पॉलीसैकेराइड के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ द कैप्सूल्स बनी होती हैं, लेकिन मैकफाइडन होता है हमारा एंथ्रेक्स के लिए। मैंने कैसे लर्न किया है, एंथ्रैक्स मतलब एनिमल, एनिमल कहाँ रहता है, डेन के अंदर, लॉयन डेन में रहता है ना, तो एनिमल हो गया वो भी, ठीक है। ऐसे लर्न के लिए मोस्ट स्पेसिफिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर है हमारे अलग अलग टाइप के शॉक, जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना शॉक, उसके हमने आगे क्लासिफिकेशन, पहला क्या था नॉर्मल, दूसरा था एंग्जाइटी, तीसरा के अंदर हमारा बीपी वगैरह सब कुछ फॉल करने लग गया, थर्ड वाले के अंदर हमारा सब कुछ फीबल हो गया, कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है पेशेंट के साथ। हाइपोवोल्यूमिक एनाफाइलेक्टिक सेम मेजर्स होता है, सब कुछ कम हो जाएगा। कार्डियोजेनिक के अंदर जेवीपी बढ़ेगा ऑब्वियसली, एंड उसके बाद आता है हमारा न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में क्या होता है, सिंपैथेटिक जब आप वो देते हैं ना, हमारा स्पाइनल शॉक देते हैं हम, ठीक है, तो दैट इज़ योर न्यूरोजेनिक शॉक। इसके अंदर हमारा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, मतलब समझ लो, देखो शॉक अगर कोई बोलता है कि कोई शॉक में चला गया, ठीक है, तो हम कॉमन मैन की टर्म से नहीं बोल रहे, बट हम नॉर्मली बोल रहे हैं। शॉक का मतलब क्या होता है, बीपी का कम होना है ना, और बीपी कम होगा तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, उल्टा चलता है ना ये दोनों, हार्ट रेट हमेशा बढ़ता ही है हमारा। और उसके बाद न्यूरोजेनिक के अंदर क्या होगा, लेकिन ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए खास बात है, क्योंकि हमारे सिंपैथेटिक चेंज, कभी भी ऐसे अजीब सा लगे ना कि हार्ट कैसे कम हो रहा है, शॉक के अंदर तो बढ़ना चाहिए, तो मतलब समझ जाना कि हमारी नर्व्स खराब हो गई। वार्म सेप्टिक शॉक का मतलब क्या होता है, बीपी का बढ़ना, शॉक था फिर भी बीपी बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसके अंदर मिक्स वीनस सैचुरेशन भी बढ़ता है, क्योंकि वार्म है ना ये, तो वार्म सेप्टिक शॉक को हमें याद रखना है कि बीपी बढ़ता है एंड मिक्स वीनस बढ़ता है। हाइपोवोलेमिक में सब कम होगा, कार्डियोजेनिक में जेवीपी इंक्रीज हो रहा है, न्यूरोजेनिक में नर्व खराब होगी मतलब ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। वार्म सेप्टिक के अंदर हमारा बीपी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद ये एक फेमस होता है ना, पेपर A4 QRS 1 सर्विक्स T2, ये लर्न करनी है सीक्वेंस की, कैसे कैसे हमारे इवेंट्स होते हैं, नॉर्मल इवेंट्स। तो पेपर होता है हमारा, वो A4 शीट होती है, उसके बाद QRS आएगा क्योंकि P तो ऑलरेडी आ गया, फिर उसके बाद 1 सर्विक्स आएगा, फिर T2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेम्पेटोइक एसिड, इसके तो पीछे ही पड़ गए हैं, ये पता नहीं क्या है। तो ये ना हमें अब याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वाला पार्ट हमारा इनहिबिट कराता है। तो ये कहाँ पे काम करता है, ATP सिट्रेट लाइगेज, मतलब कि हमारे जो एसिटाइल कोए है ना उसको बनने नहीं देगा। कहाँ से बनता है एसिटाइल कोए, सिट्रेट से एसिटाइल कोए बनता है, उस स्टेप के अंदर जाके एक्ट करेगा। अब हो सकता है मे बी स्टेटिन्स भी पूछ लें, तो स्टेटिन्स क्या इनहिबिट करता है, HNG कोए लेस, तो उसका मतलब क्या हुआ, HNG कन्वर्ट हो रहा था इनटू मेल्वेनेट, उसको होने नहीं देगा, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला ना जान के हम वापस करेंगे, क्योंकि ये रिवाइज हो जाएगा हमारा ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।